चलिए भाई, शेयर्स की क्लास शुरू करेंगे। आइए, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो थोड़ा जल्दी जल्दी बातें करनी है हमें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, कंपनी कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। जबकि पार्टनरशिप कैसे बनती है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनती है। पर कंपनी अगर आपको बनानी है तो कौन बनाता है कंपनी को? लॉ बनाता है। अच्छा, ये कंपनी के कुछ फीचर्स हैं: इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग पूछना चाहें, या किसी को फर्क ही नहीं पड़ता? सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि कंपनी के जो मालिक होते हैं यानी कि शेयर होल्डर, वो होते हैं बाहर, वो कंपनी में नहीं आते। आ भी सकते हैं अगर वो डायरेक्टर बने हैं तो, पर कंपनी को संभालने वाले डायरेक्टर्स वो अंदर होते हैं और मालिक बाहर बैठे होते हैं। तो जो जो मैनेजमेंट है वो ओनर्स से सेपरेट होती है। समझ? कौन सा थर्ड वाला कौन सा है? परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एक्सिस्टेंस, ये क्या होता है? कोई बता सकते हैं? कंटिन्यू चलती रहती है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई पार्टनर अगर मर जाए या कोई रिटायर हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म होकर दोबारा बनती है, नई पार्टनरशिप डीड बनती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई शेयर होल्डर मर जाए, चला जाए, शेयर अपने शेयर बेच दे, ट्रांसफर कर दे, तो इससे कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। और कुछ पॉइंट? फिफ्थ वाला कॉमन सील। कॉमन सील इज लाइक स्टैंप या सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। पर कॉमन सील होना और नहीं होना, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी की कॉमन सील हो, ठीक है? और कॉमन सील मतलब अगर किसी पेपर पे कंपनी का स्टैंप लगा हुआ है तो वो पेपर कंपनी के लिए लायबिलिटी है। और अगर किसी पेपर पे कंपनी की सील नहीं है पर कंपनी ने कुछ लिख के दिया था पर सील नहीं है उसके ऊपर, तो फिर कंपनी का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। समझ गए? मतलब कंपनी का सिग्नेचर ही नहीं है उसके ऊपर। कोई और पॉइंट? अच्छा, उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं इनकी मैं बात करूं तो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपको पता है ये वाली प्राइवेट, पब्लिक या 1% कंपनी होती है। अच्छा, इसकी मैं अगर बात करूं अनलिमिटेड कंपनी, ये क्या होती है? वैसे तो आपको पता है पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप में शेयर होल्डर्स की, वो उसकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, क्योंकि वहां पे बिजनेस और मालिक लीगली एक ही होते हैं। पर कंपनी के केस में लीगली बिजनेस यानी कि कंपनी और शेयर होल्डर्स सेपरेट होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसी भी कंपनियां होती हैं जहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, पर इस तरह की कंपनियां ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती हैं। अपने हिंदुस्तान में भी अलाउड है पर कोई इस तरह की कंपनी खोलना पसंद नहीं करता है, ठीक है? एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये क्या है? ये ऐसी होती हैं, सुनो, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर इन इवेंट ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। मतलब जब इस तरह की कंपनी खोली जाती है तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो बता देते हैं कि जब कंपनी ये वाली बंद होगी तो बंद होने पर वो कितनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, कि कल को अगर पैसा कम पड़ा तो हम कितना पैसा और आपको दे देंगे। इस तरह की कंपनी जो होती है वो क्या कहलाती है? कंपनी लिमिटेड बाय। वो पहले से ही गारंटेड अमाउंट दे देते हैं कि हम 5 लाख रुपए तक का नुकसान उठा लेंगे, हम 2 लाख रुपए तक का नुकसान उठा लेंगे। ये वाली कंपनियां जो होती हैं, ठीक है? और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट, पब्लिक और 1%। इनके ऊपर 2 मिनट बात करते हैं। देखो जरा, फटाफट रीड करो, ये सारी चीजें आपके बहुत काम की हैं। इनमें से 1 मार्कर क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो इन्हें रीड कर रहा है वो गधा है। लिंक करना होता है। आपने वैसे ये 11th में सब पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, याद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने दिखाया था। हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है, एक और दिखाया था मैंने, एक एओए और एक एमओए, दोनों में इसके अंदर पता है क्या होता है, कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशंस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी की कैपिटल, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी का एड्रेस, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या कह रहा है, आप समझने की कोशिश करो। कह रहा है प्राइवेट कंपनी के लिए, अच्छा आपको जानते हैं इसके अंदर लोगों का अपना पैसा लगता है और इसके अंदर जनता का पैसा लगता है। अच्छा अब क्या कह रहा है, इसके लिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है। कह रहा है इस कंपनी को बनाना जरूरी, कह रहा है या तो खुद बना लो वरना टेबल एफ, टेबल एफ पता है कहां पर है, कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी है। मतलब या तो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तुम लोग खुद बना लेना, तुमने नहीं बनाया तो हम बना के दे रहे हैं, इसलिए लोग खुद ही बना लेते हैं। तो पता नहीं क्या लिख के दे देंगे, बात समझ आ रही है, पढ़ो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस काइंड ऑफ अपने आप को प्रेजेंट करना। जैसे मैं एक कंपनी हूं और मुझे शेयर चाहिए, जैसे अपने स्कूल अपने प्रोस्पेक्टस देते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अंदर स्कूल के सारे रिजल्ट्स होते हैं, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो वैसे ही कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है जिसके अंदर कंपनी का मिशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना पैसा चाहिए, क्या खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। पढ़ लिया है क्या, थोड़ा जल्दी जल्दी रीड करना है, बहुत सारा काम है। चलूँ आगे, लो जी ये वाला हिस्सा आपने पढ़ लिया। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है आपको पता है। सबसे पहले आपको प्रमोशन की स्टेज चलानी पड़ती है जिसके अंदर आप कुछ स्टडीज़ वगैरह करते हैं कि जो हम आइडिया सोच रहे हैं वो आइडिया सही है या नहीं। फिर उसके बाद आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हो यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते हो। अच्छा इस दौरान आपके कुछ खर्चे होते हैं, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ना ये सब खर्चे हैं। इन खर्चों का पैसा पता है कौन देता है, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया होता है कि भैया हमें किस टाइप की कंपनी खोलनी है, तो प्रमोटर्स अपने पॉकेट से ये खर्चा कर देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रमोटर वो हैं जिनके पास आइडिया है, तो वही कहीं ना कहीं आगे जाकर डायरेक्टर भी बन जाते हैं, जनरली वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा खर्चा हो रहा है ये सारे खर्चे का पैसा प्रमोटर अपने पॉकेट से दे देते हैं। बाद में प्रमोटर उसके बदले में या तो पैसा ले लेते हैं या कंपनी के शेयर ले लेते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। तो ये सारे खर्चे हो गए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, काइंड ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर सबमिट कर दिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद आप अपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे खर्चे होते हैं इन सारे खर्चों को बोलते क्या हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है मैं एक बार बता देता हूँ। जब ये खर्चे होते हैं तो एंट्री क्या डलती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। बाद में इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाएगा, कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या कहीं और से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, एसपीआर अगर है तो वहाँ से भी राइट ऑफ किया जा सकता है इन्हें। ठीक है, आ जाइए वापस। अब यहाँ पर बात होगी सिर्फ शेयर्स के बारे में। अच्छा शेयर्स की मैं अगर बात करूँ तो शेयर से जुड़ी हुई यहाँ पर कह रहा है मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। क्या होती है कंपनी, शेयर कैपिटल का मीनिंग, कंपनी की टोटल कैपिटल छोटे 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 कुछ हिस्सों में बटी होती है, यूनिट्स में, और हर यूनिट को क्या कहते हैं हम, शेयर। हर यूनिट को कहते हैं शेयर, और हर शेयर की एक वैल्यू होती है। जब उस वैल्यू को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें कंपनी की कैपिटल पता चल जाती है, जिससे शेयर कैपिटल बोला जाता है। बात समझ आ रही है। अच्छा शेयर कैपिटल में कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप एंड रिजर्व। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये इतना ट्रेंडिंग है जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, वन मार्कर के बहुत गहरी पॉसिबिलिटीज हैं, टेस्ट में भी और पेपर में भी। लो जी आपने यहां पर कंपनी शुरू करी, लो जी यहां पर सबसे पहले क्या कह रहा है ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आपको पता है ना जो आपका मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम एमओए, इसके अंदर लिखा होता है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम।
यानी कि कंपनी की औकात, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कितने शेयर ऑथराइज थे हमें? 10,000, और एक शेयर कितने का है? और ये है उसकी वैल्यूज का ब्रेकअप 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आपको पता है ये तो मैक्सिमम शेयर है, कंपनी जरूरी है क्या 10,000 इश्यू करे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। कह रहा है कंपनी यहां पहुंची, कंपनी ने जनता को कितने ऑफर करे? कंपनी ने बोला हम खाली 8,000 शेयर इश्यू करना चाहते हैं। तो 8,000 इंटू 1 कितने का है? तो ये क्या कहलाएगी? इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर की जाती है। ऑफर, खरीद लो खरीद लो, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, जो जनता को ऑफर नहीं की जाती है वो क्या कहलाती है? अनइश्यूड। 2,000 शेयर यानी कि 10 रुपए के हिसाब से हमने अभी इशू नहीं किए हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फिर जनता यहां पर शेयर मांगती है, हाँ या ना? क्या कह रहा है? कह रहा है पब्लिक ने कितने शेयर मांगे? 7,000 मांगे, जबकि हमने कितने बोले थे? 8 खरीद सकते, जनता ने 7 मांगे। जनता ज्यादा भी मांग सकती थी, ठीक है, पर जनता ने कितने मांगे? तो 7 इंटू 10 के हिसाब से जो आएगी वो क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब। और 1000 इंटू 10 क्या कहलाएगी? अनसब्सक्राइब, जो जनता ने नहीं मांगी। अच्छा, अगर जनता ने 9 मांगे होते तो 9,000, तो 9,000 इंटू 10 वो क्या कहलाती? सब्सक्राइब कहलाती। बात समझ आ रही है? हालांकि हम उन्हें देते 8,000 ही, क्योंकि हमने 8,000 ही अभी ऑफर करें, ठीक है। अच्छा, फिर हम थोड़ी सी और आगे बढ़े, यहां पर ओवर सब्सक्राइब्ड ही है वो, पर मैंने वही तो बोला है, उन्होंने 9 मांगे पर मैं दे ही 8 ही सकता हूं, ठीक है। कह रहा है हमने फिर यहां पर जनता को शेयर अलॉट किए होंगे। कितने अलॉट किए होंगे? भाई जब उन्होंने मांगे 7 है तो मैं 7 ही तो दूंगा। तो 7,000 पर मुझे 3 के हिसाब से पैसा मिला होगा, यही मिल गया होगा वो पैसा, हाँ या ना? हालांकि यहां पर पैसा कितना मिला होगा? 7,000 इंटू 3। तो मैंने यहां पर 7,000 शेयर बांट भी दिए, फिर मैंने यहां पर 7,000 इंटू 3 फिर मंगा लिए, फिर 7,000 इंटू 2 फिर मंगा लिए, हाँ या ना? कह रहा है जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने पोजीशन को चेक किया, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ओनली ₹8। हाँ, 3 3 6 7 8, मतलब 2 रुपए की कॉल ये वाली मांगने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो इसके आगे मांगी जाएगी। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ओनली ₹8 कॉल्ड अप ऑन, इसे क्या बोला जाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल। 7,000 इंटू 8 वो कॉल्ड अप है। कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ₹2 नॉट कॉल्ड ऑन, इसे क्या बोला जाएगा? अनकॉल्ड अप कैपिटल, ₹14,000। क्लियर है? कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑल इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड एक्सेप्ट ₹2 फ्रॉम, कह रहा है ये वाले जो 2 रुपए थे ये हमें प्रेम से नहीं मिले, ऐसा मान लो हमें 1,500 शेयर पर ये वाले 2 रुपए नहीं मिले, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑल इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड एक्सेप्ट ₹2 फ्रॉम प्रेम। तो पेड अप कैपिटल अगर निकालनी हो, हमने मांगे कितने हैं? 56 में से 3,000 हटा दो, तो ये वो पैसा है जो आपको मिला है, इसे क्या बोला जाएगा? आपको पता है बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल दिखाई जाती है? इतने सारे नाम हैं, अरे वही तो दिखाई जाएगी जिसके पैसे आए हैं, जिसके पैसे आए हैं वही दिखाएंगे। ये सारी तो इमेजिनरी है, बस एक्चुअल तो यही होती है, हाँ या ना? तो ये बैलेंस शीट में जाती है, और ये क्या कहलाती है? अनपेड अप कैपिटल। समझ गए? अच्छा, आपको पता है 3 3 6 और 2 8, एक यहां पर भी कुछ लिखा है, रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट अ कंपनी डिसाइड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट टू कॉल एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। ये वो कैपिटल का हिस्सा जो कंपनी अभी मंगवाने का डिसाइड नहीं करती है। वैसे आपको पता है कंपनी को ये सारी की सारी इंस्टॉलमेंट विद इन 1 ईयर मंगवानी पड़ती हैं, विद इन 1 ईयर सारी आ जानी चाहिए। पर अगर कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? जहां पर कम से कम 75% लोगों से पूछा जाए, 50% नहीं 75% लोगों से पूछा जाता है कि क्या तुम सब एग्री हो? 10 रुपए का शेयर है, हम 8 मंगवा लेते हैं, 2 बचा लेते हैं बुरे वक्त के लिए,
बुरा वक्त मतलब जब कंपनी बंद होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो मंगवा लेंगे, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। समझ आ रही है मेरी बात? चला जाए आगे, आइए ज़रा थोड़ा आगे। अब हम आगे शेयर्स के ऊपर। आप जानते हैं शेयर्स की कहानी, शेयर कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कैश की अगर मैं बात करूं, फॉर कैश आप इसमें सारा पैसा एक बार में भी ले सकते हैं, पर आप एक बार में तभी लेंगे जब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको परमिशन दे दी गई होगी। वो परमिशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने दी होगी। अगर उसके अंदर नहीं लिखा है तो आप फिर सारा पैसा इकट्ठा फिर आपको इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट की कहानी क्या है, कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आपने पढ़ी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उनके बारे में कुछ रूल हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मंथ गैप, हर 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक आज मंगाई एक 4 दिन बाद मंगा ली, गलत बात। और कह रहा है नो कॉल कैन एक्सीड, किसी भी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 25% ऑफ द फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला, एटलीस्ट 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन। कह रहे हैं शेयर होल्डर्स को कम से कम 14 दिन का नोटिस, पहले 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाए। और कॉल शुड बी ऑन ऑल शेयर्स। अगर मैंने शेयर मान लो 20 लोगों में बांटे हैं तो 20 के 20 लोगों से को नोटिस भेजा जाए। ऐसा ना हो आप 12 को तो अभी बोल रहे हो, बाकी 8 को आप बोल ही नहीं रहे हो, सबसे शेयर पे कॉल मांगी जानी चाहिए। ये कुछ इसके रूल्स हैं, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी अभी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम लोग इनके डिस्कशन पे आ जाएं, इनके एंट्रीज पे आ जाएं। हाँ आओ, हाँ जी थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे। कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कितने हैं, 50, 60, पर कंपनी ने इश्यू कितने करें, 50, 3, 3, 2, 2। एंट्रीज चेक कर लो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। मुझे नहीं लग रहा ये एंट्री एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हाँ, फिर भी अगर कोई ऐसी एंट्री आप लोगों को लग रही हो, आप देख रहे हैं इस एंट्री में और बाकी की एंट्रीज के कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। इसमें पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटल ट्रांसफर होता है, इसमें पहले कैपिटल ड्यू होती है फिर कैपिटल रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ऐसा अंतर क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में लोग पहले पैसा भेज देते हैं फिर हम शेयर देते हैं। पहले लोग अपनी मर्जी से देते हैं, उसके बाद हम अपनी मर्जी से मंगवाते हैं, एक डिफरेंस है। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इनके लेजर्स की बात करूं तो इनके अंदर जिंदा लेजर एक बैंक है और एक शेयर, क्योंकि ये जो बाकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लेजर हैं ये सब तो खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में इन 2 लेजर्स को ही जगह दी जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, आइए जरा बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो 4 लेजर्स हैं इनको क्या बोला जाता है, ब्रिजिंग लेजर्स, क्योंकि ये हमारी एंट्रीज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। आइए, सारे नॉमिनल होते हैं, सारे पर्सनल होते हैं बेटे, नॉमिनल को तो कोई है ही नहीं। नॉमिनल मतलब दिमाग में एक बात घुसा लो, नॉमिनल मतलब ट्रेडिंग P&L के आइटम, और ये सारे आइटम बैलेंस शीट के हैं। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट अगर हम देखें इनकी, देखो जी ये क्या है, ये एसेट का पार्ट है, तो ये कहाँ चला गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये 5 लाख कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, और इसका यहाँ पर क्या बनेगा, और उस नोट की डिटेल चेक करो आप मेन तो। ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 हेड रहेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है? इसके अंदर कुछ पूछना हो, अंदर का लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, प्रॉपर चाहिए बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अच्छा, अगर सारा पैसा एक बार में मंगवाया जाए, यहां तो इंस्टॉलमेंट है, अगर पैसा एक बार में मंगवाया जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ जाएगा। यहां पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आगे चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम अपना शेयर प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो क्या होता है। प्रीमियम पे बेसिकली क्या होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर आप अपना शेयर इश्यू करते हैं। हाँ जी, यहां पर देखिए शेयर कितने का है, 100 रुपए का, और हम प्रीमियम कितना ले रहे हैं, 20। तो इसका ब्रेकअप क्या बनेगा, ये हमें भव्या लिखवाएगा इसका ब्रेकअप।
हाँ, एप्लीकेशन 30 रुपए की हो गई, टोटल 45 की है यार। 25 प्लस, आपको पता है यहाँ पहले कैपिटल लिखना है और यहाँ प्रीमियम लिखना, उल्टा मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी आपको पता ही है 20 और 25, ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमें उनसे लेनी है, हाँ या ना। अच्छा, इस सारे सिस्टम में सबसे कॉमन एरर क्या होती है आपको पता है? सबसे कॉमन एरर है यहाँ पर, ये तो एंट्री सब बच्चे कर लेते हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत इन दो एंट्रीज के साथ होती है। पता कुछ कुछ गधे क्या करते हैं, सुनना जरा। पहली बात तो वो इस एंट्री को ना यहाँ पर 6,25,000 लिखते हैं, ये प्रीमियम यहाँ लिखते ही नहीं है। वो कह रहे हैं यहीं पर ले लो ना, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 5 लाख। 5 लाख यहाँ लिखेंगे, इसके अंदर ये वाला 6,25 लिखेंगे, टोटल 11,25 यहाँ ले लेते हैं। ओ भाई, जब तुम ये ड्यू की एंट्री डालोगे उसी दिन तो बोल दोगे कि कितना कैपिटल लेंगे कितना प्रीमियम लेंगे। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं, देखो शायद आपको चीज़ें और बेहतर समझ भी आ जाए। इसके अंदर मैं कह रहा हूं ये टोटल ही 20 रुपए की है, तो फिर मैं 25 इसमें जोड़ देता हूं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अब अलॉटमेंट पे जो पैसा लेना है वो सारा का सारा प्रीमियम का है। फिर सोचो, फिर तो ये डलेगा ही नहीं। अब आप देखो यहां पर जितना भी ड्यू हो रहा है वो सारा प्रीमियम के नाम पर ड्यू हो रहा है, तो क्या अब ऐसे, फिर तो उस हिसाब से ये एंट्री डालनी नहीं चाहिए तुम्हारे हिसाब से। चलो, तो पॉइंट समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब आप यहां पर ड्यू की एंट्री डालते हो तो कैपिटल भी ड्यू होगी और इसके अंदर दोनों चीजें हैं, कैपिटल का मांगा हुआ भी और प्रीमियम। तो जब रिसीव करोगे तो क्रेडिट करके रिसीव कर लो। क्लियर है बात? अच्छा, इस सारे तामझाम में जिंदा लेजर कितने हैं? बैंक, कैपिटल और, तो 3 लेजर जिंदा है, तो बैलेंस शीट में तीनों ही जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये कहाँ चला जाएगा? कैश में, और ये कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में, और ये कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और नोट अगर बनाए तो तीनों के नोट बनेंगे। पर आपको एक बात और पता होगी, इस चैप्टर में जब नोट की बात आती है तो नोट आपसे केवल इतना मांगा जाता है, हाँ या ना? केवल इतना नोट, क्योंकि चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इतना ही पार्ट बनता है। आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में शेयर इशू के एक्सपेंसेस के बारे में भी लिखा है। कितना है शेयर इशू का खर्चा? तो शेयर इशू की एंट्री तो यही डलेगी, फिर उसके बाद इस एंट्री को राइट ऑफ करने की एंट्री भी तो डलेगी। राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर? प्रीमियम है, तो प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे तो एक एंट्री और डलेगी। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो, शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो। वेट अ मिनट, अच्छा एक बात अब सोचो ज़रा, ये जो आपने यहाँ एंट्री डाली है, इस एंट्री की पोस्टिंग यही तो है। फिर आपने एक एंट्री डाली उस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की, तो उसकी वजह से ये वाला जो प्रीमियम है ये डेबिट हो गया और दूसरी पोस्टिंग यहाँ आ गई, तो ये वाला लेजर तो बंद हो गया। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में पता है क्या क्या होगा? सोचो, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है? 29 लाख, तो ये तो यहाँ चला गया। कैपिटल कितनी है? 25 लाख रुपए की, ये यहाँ चली गई, हाँ या ना? और प्रीमियम का बैलेंस 5 लाख से घट भी तो गया, क्योंकि आपने प्रीमियम थोड़ा सा खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया, तो प्रीमियम कितना बचा है? तो ये 4,60,000 यहाँ चला जाएगा, हाँ या ना? बैलेंस शीट इक्वल आ जाएगी। चला जाए आगे बेटे। अगर हमारे पास प्रीमियम नहीं होता तो हम एसपीएल से करते हैं भाई साहब, बेसिक बात है, भूले ना, हाँ या ना? पहले प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। याद है सबको? बुत बन के बैठे हो, आओ। अच्छा, ये तुम्हें देख के कुछ याद आ रहा होगा, अभी जैसे हमने पीछे कितनी एंट्री डाली है यहाँ पर? टोटल 8 एंट्री, 2-2 करके। अब ये सिस्टम पता है कब होता है? जब हमारा बिजनेस स्मॉल होता है। स्मॉल बिजनेस के केस में सारी एंट्री कहाँ डलती हैं? जर्नल के अंदर। पर अगर बिजनेस लार्ज होता है तो कैश से रिलेटेड एंट्रीज कैश बुक में आती हैं, और कैश से रिलेटेड एंट्रीज जो नहीं होती हैं
यानी कि नॉन कैश, वो कहाँ चली जाती हैं? तो इसमें आप देखो 8 की 8 एंट्रीज यहाँ है और यहाँ पर बैंक वाली 1 2 3 और 4, तो 4 एंट्रीज की पोस्टिंग इसके अंदर है और बाकी की 4 एंट्रीज जो नॉन कैश हैं वो जर्नल पेपर के अंदर आ जाती हैं। याद आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश। नॉन कैश के केस में हमें क्या करना है, बात करते हैं। चलिए, कह रहा है हमने कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज खरीदी हैं, ठीक है। किसने? टैगोर ने। किससे? तुलसी से। और कितने में खरीदी है ये भी लिखा हुआ है। बताइए। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 25 लाख, स्टॉक डेबिट 15 लाख, डेटर्स डेबिट 8,60,000 और 2 क्रेडिटर्स 3 लाख। इनका अमाउंट देखना, जो एसेट हैं, एसेट की वैल्यू आ रही है 48.6, उसमें से लायबिलिटी निकाल दो तो 45 यानी कि जो नेट एसेट्स हैं वो कितने की हैं? 45.6 लाख, ये नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस, पर हमने ये खरीदी कितने में है? इसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन, तो इसमें कितना डिफरेंस है? 240, मतलब हम तो महंगा खरीद रहे हैं, तो जो महंगा खरीदा है वो गुडविल में डेबिट करना है। और बाई चांस अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाता, हाँ या ना? इसमें 240 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 तुलसी ब्रदर्स 48 उसके बाद इनकी पेमेंट करनी होती है अगली एंट्री में। पेमेंट में क्या क्या करना है? कह रहा है हमने इन्हें इक्विटी शेयर देने हैं, एक 20 रुपये का है पर प्रीमियम पर देंगे, तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर निकालो, 48 लाख डिवाइडेड बाय एक कितने का है? 24, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 2 लाख। तो 2 लाख के हिसाब से एंट्री डाली जाएगी, इसे आपको डेबिट करना होगा। तुलसी ब्रदर्स डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें 48 लाख आ जाएगा। 2 लाख इंटू 20 यहाँ पर आएगा और 2 लाख इंटू 4 रुपये का जो प्रीमियम है वो इसमें आ जाएगा। समझ आई बात? देखिए ज़रा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 20 लाख, स्टॉक डेबिट 5 लाख, डेटर्स डेबिट 2.5 लाख। एसेट की वैल्यू बताएंगे ज़रा कितनी हो गई है? 27,50,000। लाइबिलिटी निकाल दो तो नेट एसेट्स की वैल्यू आ गई 25,50,000। लो जी, परचेज कंसिडरेशन ही नहीं है, परचेज कंसिडरेशन ही नहीं है। पर अच्छा एक बात तो तुम जानते हो, यहाँ पर वाई लिमिटेड का नाम लिखा जाएगा और इसके अंदर जो आता है वो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन लिखी जाती है। अब वो हमें एक बात बता रहा है, कह रहा है यहाँ पर हम इसे बाद में पेमेंट करते हैं। कह रहा है पेमेंट में हम उसे 2 चीज़ें देने वाले हैं, तो भाई उनको टोटल कर लो। उन्हें टोटल करते ही पीसी मिल जाएगी। पीसी निकाल दो जरा, पीसी की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है हम उसे 16 लाख का तो बैंक ओडी देंगे, बैंक ड्राफ्ट देंगे सॉरी, और कह रहा है बाकी हम उसे 50,000 के 50,000 इंटू एक शेयर, वैसे तो हमारा 20 रुपये का है पर क्योंकि हम प्रीमियम पे दे रहे थे तो हमारे शेयर की वैल्यू तो 22 रुपये हो गई, हाँ या ना? हाँ, तो करना जरा, 11 इसके आ गए और 16 इसके आ गए, तो टोटल कितना आ गया? 27 लाख। तो 27 लाख रुपए में हमने ये सामान खरीदा है, जबकि था कितने का? तो इसका मतलब यहां पर गुडविल आएगी 1.5 लाख रुपए से, हाँ या ना? अगली एंट्री में 27 लाख रुपए की पेमेंट कर दो। तुलसी ब्रदर्स डेबिट टू बैंक 16 लाख, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें कैसे लाओगे? 50,000 इंटू 20 और इसमें 50,000 इंटू
2। ड्राफ्ट मतलब चेक। क्या? हाँ, ड्राफ्ट मतलब चेक ही जैसा ही होता है, पर चेक से सिक्योर होता है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट नहीं था, वो मैं गलत बोला था, ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट है। दोनों फर्क होता है? हाँ, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक में आप ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बैंक ड्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ चेक। बस चेक में और इसमें एक अंतर है कि चेक में जो सेफ्टी है ना वो थोड़ी कम रहती है। ड्राफ्ट में क्या होगा, बिल्कुल सिक्योर पेमेंट है। कोई आपको पैसा चाहिए और मुझसे पैसा लेना है, तो आप मुझसे ड्राफ्ट मांग रहे हो, तो मैं बैंक जाके ड्राफ्ट बनवा के लाऊंगा, कार्तिक के नाम का ला के तुम्हें दे दूंगा, तुम उस ड्राफ्ट को अपने बैंक में डालो, पैसा आ जाएगा। अब तुम कहोगे चेक में भी ऐसा हो सकता है, चेक में बाउंस होने के चांसेस हैं, इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, चला जाए आगे। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दे दे तो बहुत बढ़िया, ना दे तो जो चीज़ें पेमेंट करनी है उनको टोटल कर लो, मिल जाएगी। आगे आइए, आसान है ये। कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के बारे में कहानी आपको याद होगी। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, एक्स ने सारा पैसा दिया है, वाई ने कुछ पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अच्छा, ये वाला सिस्टम कब है? जब मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है। देखो जरा, टोटल शेयर कितने हो गए? 300 पर 3 मांगे, मिल गए। 300 पर अगले 3, ये भी क्लियर है। 300 पर फिर 2 मांगोगे तो पूरे ही 600 पर 300 में से आपको 200 पर ही पैसा मिला, तो 400 मिल गए। लेने कितने थे? 600 में से 400 मिल गए, जो नहीं मिले वो सेम चीज मैंने यहां पर फॉलो की है। पर इसका एक और तरीका क्या होता है, आपने यहां 600 मांगे, पर 600 में से जो मिल रहे हैं उन्हें ही क्रेडिट करो, जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें इसी के अंदर डेबिट छोड़ दो। आप ये वाला फॉलो करो या ये वाला, मर्जी आपकी है। पर अगर क्वेश्चन बता रहा है कौन सा फॉलो करना है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। पर जो भी फॉलो करो, बैलेंस शीट में इसका कोई इंपैक्ट, बैलेंस शीट जैसे बननी है ना इससे, वैसे ही इससे बनेगी, कोई डिफरेंस ही नहीं है। बात समझ आ रही है? कॉल्स इन एरियर्स हमेशा डेबिट ही होते हैं, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस ही रिप्रेजेंट करते हैं। पर जब वो मिलते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं, बाद में कभी दे दे बंदा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसके ये वाले 200 रुपये तुम्हें यहाँ मिल जाते हैं, तो फिर तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा ना, फिर ये पैसा बैंक में आके ऐड हो जाएगा, है ना। कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी बंदे का पहले से एरियर चल रहा है, अगर किसी बंदे का पहले से एरियर चल रहा है, मान लो फर्स्ट कॉल का एरियर है, हाँ, सेकंड कॉल के पैसे वो दे रहा है, सेकंड कॉल के पैसे वो दे रहा है, हम पहले एडजस्ट करेंगे उस एरियर को। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी की फर्स्ट कॉल पेंडिंग है और वो मुझे कह रहा है लो सेकंड के ले लो, तो मैं पागल हूँ? मैं पहले ये बोलूँगा पहले फर्स्ट के दे भाई, सेकंड के कैसे पहले ले लेंगे हम? फिर सेकंड फिर ड्यू हो जाएगी। जो वो दे रहा है मैं उसमें से फर्स्ट एडजस्ट करूँगा, समझ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा है तो वो सेकंड के लिए यूज़ होगा, बाकी एरियर में फिर से बन जाएगा। हाँ जी, कॉल्स इन एडवांस की मैं बात करूं तो दोनों ने एप्लीकेशन टाइम पे दी, अलॉटमेंट टाइम पे दी, फर्स्ट कॉल टाइम पे दी। बस यहां पर जो वाई है उसने 100 शेयर पर ये वाले 2 रुपए पहले ही दे दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। पर जब यहां पर आओगे, लेने कितने थे, तो इन 600 को तो क्रेडिट करोगे ही, और 100 शेयर पर 2 रुपए यानी कि 200 एक्स्ट्रा मिले हैं, तो आपको टोटल मिले हैं 2 कॉल्स इन एडवांस 200। बात समझ आई? फिर जब आप यहां पर पहुंचोगे तो यहां पर आपको कंप्लीट लिखना है, कारण जब हैं, अबे क्योंकि कैपिटल यहीं पर रिकॉर्ड होती है। अभी तक जो पैसा मिला हुआ है वो तो हमने पैसे में रिकॉर्ड, कैश में रिकॉर्ड किया हुआ है, कैपिटल में उसके नाम की कैपिटल भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर कैपिटल क्रेडिट जब तक नहीं करोगे उसके नाम की कैपिटल रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर जब यहां रिसीव करोगे तो यहां पर वाई पैसे नहीं देगा, हम क्या करेंगे, इसे 600 से यहां पर क्रेडिट कर दो, मिलेंगे कितने, इस एडवांस को यहां पर डेबिट करके खत्म कर देंगे। याद आ गई कहानी?
अगर एरियर्स का पैसा बाद में मिल जाता है तो क्या करेंगे? दोनों ने एप्लीकेशन टाइम पे दी, अलॉटमेंट टाइम पे दी, फर्स्ट कॉल इसने दे दी, इसने नहीं दी, और इसने ये वाला पैसा यहाँ पर डबल दे दिया, क्या होगा? हाँ, यहाँ पर 600 मांगे, 600 में से कितने मिल गए? 400। जो नहीं मिले, अगर ये बाद में मिल जाते हैं तो क्रेडिट करो, और ये वाला 600 और ये वाला 200, तो टोटल कितना मिल जाएगा? 800 रुपये। ये समझ आ रहा है? इस एंट्री में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर मिलने कितने चाहिए फर्स्ट कॉल के? फर्स्ट कॉल के मिलने चाहिए 600, तो मैं 600 को ही तो क्रेडिट कर रहा हूँ, पर क्योंकि यहाँ पर कौन नहीं दे रहा है तो y के मैंने एरियर में डाल दिए और x के मुझे मिल गए। फिर जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो मैं 300 शेयर पर ये वाले 2 रुपये ड्यू कर रहा हूँ। फिर जब मैं 600 को रिसीव करूँगा और बाद में अगर मुझे ये वाला भी मिल गया तो मैं इसे भी क्रेडिट करूँगा, तो मुझे फिर दोनों के बदले टोटल कितना मिला? 800 मिल जाएगा। ठीक है, और ये वो वाला केस है जब आप एरियर्स ओपन नहीं करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं, ज़रा ध्यान देना इधर। हाँ जी, टेबल आपको पता है ना, टेबल की ज़रूरत पड़ती है इसमें। कैसे बनेगी? देखो ज़रा अपने पास कितने शेयर हैं यार, अपने पास 20 लाख रुपए के हैं और एक, यानी कि नंबर ऑफ शेयर हो गए 2 लाख। कह रहा है जनता ने कितने मांगे? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80। अरे मैं पूछ रहा हूँ, जनता ने 280 मांगे होंगे, हमारे पास 2 लाख हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर जनता ने मांगे हैं 280, तो हमारे पास, अब ये शेयर बांटने भी फिर तरीके से पड़ते हैं, तो कैसे कैसे बांटे हैं? कह रहा है 1 लाख वालों को इन्हें कहाँ रखो? इसके अंदर, तो 70 यहाँ रहेंगे क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा भेजा हुआ है। हाँ, कह रहा है 10,000 वालों को मना कर दो, बाकी कह रहे बाकियों को कंप्लीट कर दो। तो यहाँ कितना बचा है? तो यहाँ भी 170 ही होना चाहिए, टेबल कंप्लीट हो जाती है। हाँ या ना? चलिए ज़रा, सबसे पहले कितना पैसा आएगा? जो वैल्यूज़ हैं उनका ब्रेकअप मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और एक्सेस मनी की किसकी बात कर रहा है? इनके ऊपर ये 4 रुपये एक्स्ट्रा आ रखे हैं, हाँ या ना? तो हमारे पास जो इनका एक्स्ट्रा आ रखा है उसके लिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड, मतलब कह रहा है जितना यूज करना है कर लेना, खुद ही बता रहा है। नहीं बताता तो हम ये वाला मान लेते हैं बस, हाँ या ना? चलो जरा बताओ क्या करें। इन्होंने इतने मांगे, इन्होंने इतने मांगे, इन्होंने इतने मांगे, तो इन सब ने इतने पर कितना पैसा? 4 रुपये। कितना? 280 इंटू 4 निकालो जरा, 11,20,000। तुम भी मेरी तरह मल्टीप्लाई करने में लगे हुए ना। 11,20,000 जनता ने पैसा भेजा है, फिर हम यहाँ जाकर इनको इतने, इनको इतने और इनको इतने शेयर दे रहे हैं, हाँ या ना? यथार्थ पता चल रहा है तुम्हारा कितना कंसंट्रेशन है। ऐसे बैठे बेटा, जैसे पिछला टेस्ट दिया था ना आपने, ऐसे देना। हाँ जी बताइए। 11,20,000 यहाँ रिसीव हुआ है और यहाँ हम 11,20,000 को एडजस्ट करते हैं, प्लीज़ ना कहीं बांटते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो चलो ज़रा एडजस्ट करते हैं। 11,20,000 को इनको सेम दे दिए ना, तो भाई इनका पैसा तो कम से कम कैपिटल में डाल दो, और इनको कितने दिए हैं? यानी कि टोटल 2 लाख बोले तो इतने, तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख कैपिटल में डाल दो, और सबसे पहले इनको भगाओ, इनका पैसा लौटा दो, इनका लौटा दो 40,000। अब अपने पास कितना फालतू रह गया?
अपने पास फालतू रह गया 70,000 शेयर का, 70,000 शेयर का 4, यानी कि 70,000 इंटू 4। तो हमारे पास अभी एडवांस कितना बच रहा है? 2,80,000। अब इनसे बात करो एडवांस के लिए। एडवांस यानी कि इन लोग, इससे बात मत करना, इससे बात करना, क्योंकि यही वो शेयर हैं जो आपने इनको दिए हैं। तो 30 रुपए पर आप अगली इंस्टॉलमेंट कितने की मांगने वाले हो? तो 30 पर आप यहां पर 6 मांगने वाले हो, और बाद में आप यहां पर 5 मांगने वाले हो। हाँ जी, तो 30,000 इंटू यहां कितना मांगोगे? 180। तो क्या करूं? तो 180 को आप यहां पर 2 शेयर अलॉट, 180 से ज्यादा नहीं रख सकते। हालांकि तुम्हारे पास पैसा कितना है? 280 है, पर तुम्हारी औकात यहां पर रखने की 180 ही है तुम्हारी, मतलब क्वेश्चन की। डोंट टेक इट पर्सनली, है ना, पता नहीं कुछ भी कह दो बाहर जाके। अगला, इन्हीं से 30 इंटू 5, बाद में कितना मांगने वाले हो? बाद में 1.5 मांगने वाले हो। पर तुम्हारे पास बचा, हाँ बचा तो एक ही है, तो क्या करूं? 2 कॉल्स इन एडवांस, 1 लाख। हाँ या ना? आगे अलॉटमेंट पे आ जाओ। नॉर्मल चलने का है बिल्कुल। 2 लाख इंटू 6, 12 लाख, 6 लाख, 6 लाख। रिसीविंग पे आ जाओ। ये 12 लाख है ना, इस 12 लाख में से आप ऑलरेडी कितना क्रेडिट कर चुके हैं? तो यहां पर 10,20,000 ही क्रेडिट करोगे। अब रिसीव करना है अपने को, देखना पड़ेगा कि क्या सबने पैसे दिए हैं। देखो कोई डिफॉल्टर शिफॉल्टर तो नहीं है, कोई डिफॉल्टर नहीं है, सबने पैसा दिया। क्या करूं? पूरा ले लूं? हाँ भाई, टोटल 12 थे, 12 में से इतना पैसा पहले ही आ चुका है, तो बाकी का रिसीव कर लो। हाँ या ना? देख लो एक बार और। इनमें 170 वालों ने सिर्फ दिए पैसे, 30 वालों ने नहीं दिए। हाँ, 30 वाले क्यों देंगे? 30 वाले तो पहले दे चुके हैं। आप समझ रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रही है सिमरन, कह रही है जितना भी पैसा मिला है सब इनसे मिला है, क्योंकि ये लोग तो इतने अमीर थे, पहले ही दे चुके थे सारा पैसा, है कि नहीं? इसके आगे जब पहुंचोगे तो क्या होगा? यहां पर ड्यू कराओ। 2 लाख इंटू 5, 10 लाख, 6 लाख, और हाँ, तो 10 लाख को यहां पर क्रेडिट कर दो, और यहां पर एरियर इस 1 लाख को यहां पर डेबिट करके रिसीव कर लेना बाकी का। चला जाए आगे। फॉर फीचर एंड री इश्यू पे बात कर रहे हैं, आज का लास्ट कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, भारी तो नहीं था? आइए, क्योंकि आप लोगों की बोर होने की जो क्षमता है ना, बहुत ज्यादा है। आप लोग जानते हैं यहां पर पब्लिक शेयर मांगती है, यहां हम उन्हें शेयर, फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट मांगना और रिसीव करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आदमी हमारे पैसे नहीं देता है तो फिर हम उसके शेयर फॉरफीट कर लेते हैं। हाँ या ना? तो फॉरफीट करने के लिए आपके पास क्या पावर्स होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। 1 मिनट आप लगाएंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है? 1 मिनट बाद में इसे हटा दूंगा। हाँ बोलो। इजी है, आपको पता है ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने रीड करने के लिए था, क्योंकि हम ये सिर्फ रिवीजन में है तो आप समझ सकते हैं। आगे चला जाए। आइए, मैं एक ही स्लाइड में कोशिश करूंगा, पर इसका मतलब नहीं है कि ये लास्ट है। इसी में हमें चीज़ों को समराइज करना है। ए के पास कितने शेयर हैं?
और उसने चारों इंस्टॉलमेंट टाइम से दे दी, चेक करो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बी के पास कितने शेयर हैं? कह रहा है 3 इंस्टॉलमेंट दी, भाई साहब ने 1 नहीं दी, तो उसी पे बात करना ना लास्ट में। 300 इंटू 1 कितने बनते हैं? और नहीं मिले तो मैंने वो किस में डाल दिए? एरियर में डाल दे। ऑप्शन एक और था, मत डालो एरियर में, फिर ये वाली एंट्री नहीं डलती, आप जानते हैं, है कि नहीं। हाँ, सी की बात करते हैं, कितने शेयर? कह रहा है 2 दे दिए, 2 नहीं दिए, बात करो जरा। हाँ, ये पैसा नहीं मिला, एरियर में डालो, ये नहीं मिला, एरियर में डालो। और उसके शेयर का क्या किया क्या नहीं किया वो क्वेश्चन में पता चलता है। फिर इनके लिए तो कुछ किया ही नहीं होगा, या किया होगा? इसके लिए क्वेश्चन बता सकता है कि इसके शेयर छीने या नहीं छीने। क्वेश्चन अगर ना बोले तो आप मान लेना इसका एरियर, अभी हमने इसको मौका दे रखा है पैसा देने का। इसके लिए क्वेश्चन बताएगा कि शेयर छीने या, मान लो आपने इसके शेयर फॉरफीट कर लिए, तो फिर आप क्या करते हैं? सोचो जरा यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे? जहां जहां पर उसकी कैपिटल क्रेडिट हुई है, आपको पता है उसकी कैपिटल कब कब क्रेडिट होती है? जब जब आप पैसे मांगते हो, हाँ या ना। इसीलिए आप यहां पर कैपिटल कौन सी डेबिट करते हो? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, मांगी हुई कैपिटल, ठीक है ना। और मांगी तो मैंने भाई ये सारी है, इसीलिए यहां पर जो डेबिट होगी वो 200 इंटू 10, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। हाँ, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद इसमें से ये वो पैसा है, ये सुनो, ये है मांगा पैसा, ये वो है जो नहीं मिला, तो ये वो है जो मिला पर लौटाएंगे नहीं, क्योंकि शेयर तो वापस ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे। कंपनी दादागिरी पे आ जाती है, कह रही पैसा ले लो वापस, तुम्हें दम हो तो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एक बात बताओ, ये वाला पैसा कंपनी को मिल भी तो चुका है। वैसे तो देखा जाए हिसाब इंसानियत के नाते, अगर तुम शेयर वापस ले रहे हो तो पैसा तो लौटा दो। कहते पैसा नहीं लौटाएंगे। अब क्योंकि पैसा कुछ आ चुका है, वो कंपनी का बन चुका है, तो कंपनी का तो गेन है कि नहीं। हाँ, इसीलिए किसका जन्म हो जाता है? फॉरफीचर का जन्म हो जाता है। एंट्री में कहीं कोई डाउट है तो बताओ। नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये है ना, कह रहा मैं बैठा हूं ना, कह रहा टेंशन मत लेना कंपनी वालों, ये बचाएगा भी और फंसाएगा भी। इसमें जैसा लिखा है आप उससे खुद भी पीछे नहीं हट सकते, सामने वाला भी पीछे नहीं हट सकता। समझ रहे हो? तो कोई कंपनी पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एंट्री क्लियर है? ये कब डलेगी? जब आप किसी डिफॉल्टर के शेयर छीन लेते हो। इसमें शेयर कैपिटल किस वैल्यू से डेबिट होती है? कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट आता है? विच वॉज नॉट पेड बाय द डिफॉल्टर। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है? विच वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, शेयर फॉरफिट तो कर लिए, रीइश्यू के लिए कुछ लिखा नहीं है तो मत करो, जरूरी थोड़ी है सबके शेयर बिक जाते हैं। अब आ जाओ डी पे। डी ने क्या किया? कह रहा है खाली एक बार पैसा दिया, उसके बाद कह रहा है ये भी नहीं दिया। मैंने यहां पर एरियर नहीं खोला, कुछ जरूरी थोड़ी है, मेरी मर्जी। हालांकि मैं यहां पर एरियर, पर जब मैं इसके शेयर फॉरफिट करूंगा तो देखो यहां पर एरियर खोला नहीं था, तो मुझे इसी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। जबकि इसके केस में एक एरियर और एक ये 2 एरियर, तो ये दोनों के दोनों एरियर इकट्ठे क्रेडिट हो जाएंगे। समझ रहे हो? आप यहां पर भी एरियर ओपन कर सकते थे, वो चॉइस है आपकी, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर इसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, फिर मैं इन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर रहा हूं। ये रीइश्यू किस हिसाब से हो रहा है? एक बात बताओ, आपने कितने शेयर छीने हैं? 100 पर आपको फायदा कितना हुआ है? आपको पता है आप यहां पर कम से कम 400 रुपये जरूर लेंगे। 400 से नीचे अगर आपने लिया तो शेयर डिस्काउंट पर रीइश्यू हो गए। डिस्काउंट पर इश्यू करना अलाउड ही नहीं होता। तो ये पता है क्या कहलाता है? 400 मिनिमम रीइश्यू प्राइस। मिनिमम रीइश्यू, तो फिर व्हाट इज मिनिमम रीइश्यू प्राइस? अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर, वो मैक्सिमम डिस्काउंट है। नहीं समझे मेरी बात? हाँ सॉरी, एक मिनट सुनो। ये वो पैसा है जो हमें मिला हुआ है, तो जो पैसा मिला हुआ है वो मैक्सिमम इसके अंदर आ सकता है। ये 400 होगा तो ये मिनिमम 600 हो सकता है। 600 से नीचे आप नहीं रीइश्यू कर सकते।
मतलब जितना आपको पहले शेयर होल्डर से मिल गया था आप उतना ही डिस्काउंट यहां पर दे सकते हो लास्ट। बात समझ आ रही है? एक क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अप टू द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्योंकि आपने 100 शेयर फॉरफिट करे और 100 के 100 आप देख रहे हैं 400 में से नुकसान भी तो हो गया, तो 100 रुपए अब आपके बिल्कुल फ्री हैं, आप उन्हें कैपिटल रिजर्व में बेच सकते हैं। कहीं कोई टेंशन? 300 का, अरे ये मैंने यहां पर 100 शेयर ना 10 रुपए का मानते हुए 7 रुपए में रीइश्यू कर दिए, तो मैंने यहां पर 700 रुपए ले लिए, 300 रुपए डिस्काउंट, मैंने ऐसे रैंडमली वैल्यूज लिए। ठीक है? अच्छा, बैलेंस शीट में पता है क्या होगा? बैलेंस शीट में किसके शेयर कहां दिखेंगे? इसके अच्छे शेयर हैं, इसके शेयर इसके अंदर आएंगे। और देखो ये सिस्टम इतनी एंट्रीज के बाद खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने ये शेयर अब दोबारा रीइश्यू करे ना भाई, तो अब ये भी तो इन्हीं के साथ मिल गए अच्छी कैटेगरी में। तो 400 और 100 कितने? तो 500 की डिटेल्स तो यहां पर आएगी, हाँ या ना? इनका पता है क्या होगा? इसके शेयर आपने फॉरफिट तो कर लिए, इनका खाली फॉरफीचर है, रीइश्यू करे ही नहीं है आपने, तो मार्केट में गए ही नहीं है। इनका फॉरफीचर का अमाउंट यहां पर ऐड कर देना, अगर ये वाला है, नहीं है तो इसके साथ ऐड कर देना। अब खाली ये बच गया, इसका क्या करेंगे? 300 पर आपने मांग कितने रखे हैं? तो 300 इंटू 10, 3000 यहां लाना, और 3000 में से 300 का एरियर माइनस कर दो, जो पैसा आपको एक्चुअली मिला है 2700 वो आ जाएगा। मतलब ए सी और डी आएंगे ऊपर फुली पेड अप में। ए सी का तो खाली फॉरफीचर है, वही कह रही हूँ। इसके फॉरफीचर को इसके साथ ऐड कर देना यहां पर नीचे वाले हिस्से में। अगर नीचे वाला हिस्सा नहीं होता तो फॉरफीचर का बैलेंस इसमें ऐड हो जाता। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में यहां पर जाता है। दोबारा धीरे धीरे दोबारा बोलो, ये लो अब बोलो। 100 शेयर वाला है, इसका कितना बैलेंस बच रहा है शेयर फॉरफीचर में? बेटा कहां बच रहा है? देखो ना तुम, 400 में से 300 मैंने यूज कर लिया और 100 मैंने खत्म कर दिया कैपिटल रिजर्व में डाल के। शेयर फॉरफीचर क्यों जाएगा भाई? 400 में से यूज तो हो गया सारा का सारा। मैं इसीलिए चारों केसेस एक साथ दिखा रहा हूं आपको। इसका जाएगा इसका, क्योंकि इसके शेयर फॉरफिट तो हुए हैं, रीइश्यू नहीं हुए, तो इसका अमाउंट जब तक शेयर रीइश्यू नहीं हो जाते ये बैलेंस शीट में दिखता रहेगा, या तो यहां पर या यहां पर। अगर सारे शेयर्स अगर रीइश्यू नहीं हुए, सारे शेयर अगर रीइश्यू, आधे हो गए, बात तो एक ही कर रहा है तू। ये मैंने दोनों केस ले तो रखे हैं भाई। तू पता क्या चाहता? तू चाहता है मैं पहले 300 को जोड़ूं, फिर 300 में से 200 की बात अलग बताऊं, 100 की अलग बताऊं। मैंने ऑलरेडी 2 अलग अलग बता रखी हैं। हाँ जैसे इसमें 100 शेयर थे, 100 में से अगर 70। हाँ, हम समझ गए तुम्हारी बात को। वो क्या कह रही है? कह रही है 100 हमने छीने, मान लो इसके अंदर हमने 70 ही रीइश्यू करें, कौन सी बड़ी बात है? लो ठीक है। और ये मैंने 10 रुपए का था पर 7 में किया था, तो 70 इंटू, तो यहाँ 490 आएगा और यहाँ 200। यही तो है केस। करो, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं है। एक बहुत पुरानी बात याद आई, बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। सुनो, हमने 100 छीने थे, 100 पर फायदा कितना हुआ था? हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 70, तो कहना है इसे 70%, तो इसका 70% निकाल लो, 280। 280 पता है क्या है बेसिकली? जो या तो तुम डिस्काउंट में यूज कर लो या कैपिटल रिजर्व में भेज लो। अब तुमने डिस्काउंट दिया कितना है? 200, तो इसमें से 210 अगर मैंने यूज कर लिया तो 70 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। फॉरफीचर में अभी भी 120 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है, वो 120 बैलेंस शीट में जाएगा। चलें, घटिया बात, मज़ा नहीं आया तुम्हारी बातों में मेरे को। चलना आगे।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। सही है, चलें आगे। अच्छा क्वेश्चन है एक। आप पहले देख रहे हैं यहाँ पर शेयर कितने मांगे हैं, अपने पास कितने हैं। तो कैसे बांटोगे, 4000 वालों को 4, 3 वालों को, तो 2000 एडवांस में चले जाएंगे। कह रहा है 100 वालों को मना करना है। टेबल ओके है। आओ जरा जर्नल एंट्रीज पे बात करते हैं। जर्नल एंट्रीज पे यहीं बात कर लेते हैं, टाइम नहीं है ना इतना। हाँ जी, सबसे पहले दिस इंटू 25, हाँ या ना। तो ये पैसा आपको मिल गया। फिर आप इस पैसे को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, करो एडजस्ट। 5000 इंटू 25 आप कैपिटल में डालोगे, हाँ या ना। और 100 इंटू 25 आप मना करोगे, तो मना कर दिया। उसके बाद जो बच गया एडवांस, एडवांस कैसे आया होगा, दिस इंटू 25, ये आपने किस में डाल दिया, पक्का। हाँ, पहले चेक तो कर लो कितना रख सकते हैं हम। वो कैसे करें, आपने इन्हें शेयर कितने दिए हैं, 1000 ही तो दिए हैं। तो 1000 पर तुम यहाँ पर मांगोगे कितने, 50 ही तो मांगोगे। तो मैंने 50 रख लिए। नहीं समझे, हाँ आगे चलो। फिर आप लोग आ गए अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट मांगो। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है 4000 वालों को 4000, 3000 वालों को और 100 वालों को मना। तो मना है तो पैसा लौटा तो दिया। ठीक है, आगे चलिए। अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट आप कितना मांगोगे, 5000 पर 50। तो नॉर्मली हमने मांगे 2.5 लाख। अब 2.5 लाख जब आप लोग करोगे यहाँ पर रिसीव, तो क्या होगा, सुनो। 2.5 में से ऑलरेडी 50 पहले ही क्रेडिट हो चुके हैं एडवांस में। तो यहाँ पर कितने मिल जाने चाहिए, पर क्वेश्चन में खुद लिखा है, कह रहा है इतने ही मिले हैं हमें। अगर इतने ही मिले हैं तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा एरियर कितने का है, 15,000 एरियर होने का मतलब आप समझते हैं। एक बंदे से लेने कितने थे, एक बंदे से 50 रुपए लेने थे। कह रहा हमें मिले इतने, 15,000 नहीं मिले। तो 15,000 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे ना, जिस पर मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली, हाँ या ना। तो मुझे अलॉटमेंट कितने पे नहीं मिली, 300। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगो, 5000 इंटू 25, रिसीव भी पूरा होना चाहिए। कह रहा है मिले कितने, एक 15, तो कितने नहीं मिले। अगर मैं इस 10,000 को इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर कितने मिल गए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवर ड्यू। अब एक बात सोचो, यहां है 300, यहां है 400, मतलब यहां पर 100 और नए डिफॉल्टर ऐड हो गए, 100 शेयर वाले। तो वो जो 300 वाले हैं वो इनके अंदर भी है कि नहीं, मतलब 100 वाला एक बंदा ऐसा है जिसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 300 वाला एक बंदा ऐसा है जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो कह रहा है उसी के शेयर छीनने हैं बस, 300 वाले के, 100 वाले के नहीं छीनने। बात समझ आ रही है। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री कैसे डाले बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू, आपने तो सारे मांग रखा है, कितना, 100 रुपया। 2 कॉल्स इन एरियर कितना लोगे, सोच के लेना। ये वाला एरियर पूरा का पूरा क्रेडिट होगा, पर ये वाला क्रेडिट 400 का है, ये वाला एरियर 400 का है, हमें 300 का क्रेडिट करना है बस। हाँ, बात समझ आई।
बस मेरी तरफ से इतना ही है। किसी का कोई डाउट है, कुछ हो तो बताओ। नहीं? ठीक है, क्लास ख़त्म कर देते हैं।